बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। डिस्क्रीट स्ट्रक्चर के लेक्चर नंबर 3 में आज हम बात करेंगे प्रेडिकेट लॉजिक पे। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रपोजिशनल लॉजिक देखी थी, तो आज के लेक्चर में हम थोड़ा सा प्रपोजिशनल लॉजिक और प्रेडिकेट लॉजिक का डिफरेंस देखेंगे और फिर उसके बाद हम प्रोसीड करेंगे विद प्रेडिकेट लॉजिक। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि वाई प्रेडिकेट लॉजिक, क्यों हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है और प्रोपोजिशनल लॉजिक के होते हुए ये इसकी क्या अहमियत है या क्या इसमें डिफरेंस है, क्या इसकी ज़रूरत है। तो अ प्रोपोजिशन इज़ अ वेरिएबल दैट इज़ आइदर ट्रू और फॉल्स। हमने ये प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि जो प्रोपोजिशन है वो एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है जो कि या तो ट्रू होता है या फॉल्स होता है। तो उस डिक्लेरेटिव सेंटेंस को यहाँ पर वेरिएबल कहा। वेरिएबल कह सकते हैं उसकी वैल्यू, उसमें सिर्फ दो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं जो कि लॉजिकल वैल्यूज़ होती हैं, ट्रू या फॉल्स। Whereas a predicate is a function the value of which is either true or false। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा डिफरेंस आ गया। प्रेडिकेट क्या है? प्रेडिकेट एक फंक्शन है, ठीक है। अब इस फंक्शन की जो वैल्यू है वो ट्रू या फॉल्स होती है। फंक्शन में आपको पता है वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं और वेरिएबल्स में हमें उसकी न्यूमेरिक वैल्यूज़ सम टाइम पुट करना पड़ती हैं, बल्कि ऑलवेज पुट करना पड़ती हैं। फिर उसका एक एंड रिज़ल्ट निकलता है, एंड उसकी वैल्यू एक आती है। वो जो एंड वैल्यू है उसकी बेस पे हम ये डिटरमिन करते हैं कि ये प्रेडिकेट लॉजिक ट्रू है या फॉल्स। एग्जाम्पल से देखेंगे आपको बात समझ आ जाएगी। What we conclude from above two statements is that propositions are simple declarative sentences, whereas predicates include variables also। अब यहाँ पर इस सेंटेंस को आप केयरफुली अपने जहन में बिठा लें कि जो propositions हैं वो सिंपल declarative sentences हैं, जबकि जो predicates हैं वो क्या हैं जी? predicates include variables also। predicates में variables भी include हैं। तो इस सेंटेंस की तरफ मैं दोबारा आऊँगा, लेकिन आप इसको जहन में रखें। सपोज दैट वी नो दैट द फॉलोइंग प्रोपोजिशन इज ट्रू। एवरी कंप्यूटर कनेक्टेड टू द यूनिवर्सिटी नेटवर्क इज़ फंक्शनिंग प्रॉपरली। हम कहते हैं कि ये प्रोपोजिशन है और ये ट्रू है, इट इज़ नॉट फॉल्स। ये ट्रू है कि यूनिवर्सिटी के नेटवर्क में हर जो कंप्यूटर कनेक्टेड है वो सही काम कर रहा है। इट इज़ ट्रू प्रोपोजिशन। अब आगे देखें, नो रूल्स ऑफ प्रोपोजिशनल लॉजिक अलाउ अस टू कंक्लूड द ट्रुथ ऑफ द स्टेटमेंट। कौन सी स्टेटमेंट? ये देखिएगा, मैथ 3 इज फंक्शनिंग प्रॉपरली, ठीक है। मैथ 3 इज फंक्शनिंग प्रॉपरली। अब ये स्टेटमेंट है, इसकी ट्रू या फॉल्स चेक करने की फैसिलिटी हमें प्रोपोजिशन लॉजिक में नहीं मिलती। व्हाट डज इट मीन? हमने एक बात तो ये की कि जो प्रेडिकेट लॉजिक है उसमें वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं। तो बात बड़ी सिंपल सी है कि यहाँ पर जो मैथ 3 लिखा है इट इज़ एक्चुअली अ वेरिएबल। बट अगर हमें कोई डाउट फील हो रहा हो तो उसकी वजह ये है कि आज से पहले हमने अलजेब्रा में या डिफरेंट जो हमारे पास मैथ लॉजिक्स आती हैं उसमें हम जो वेरिएबल के नाम देखते हैं वो इस तरह के होते नहीं। वो क्या होता है? एक्स वाई जी। तो मैं यहाँ पे क्या देता हूँ, सिर्फ बात समझाने के लिए, एक्स इज़ फंक्शनिंग प्रॉपरली। तो इसको मैं अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, इसको मैं कंक्लूड नहीं कर सकता जब तक मुझे एक्स की वैल्यू पता ना चले कि व्हाट इज़ एक्स, व्हाट इज़ मैथ 3। इज़ मैथ 3 अ बुक ऑफ सम कोर्स, या फिर मैथ 3 किसी पर्सन का नाम रखा है, किसी प्रोफेसर का नाम रख दिया है, या मैथ 3 है क्या? जब तक मुझे इसकी वैल्यू का पता नहीं चलेगा मैं इस जो मेरे पास ये सेंटेंस है, जो स्टेटमेंट है, इसको मैं नहीं कह सकता ये ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। वेयर मैथ 3 इज़ अ कंप्यूटर कनेक्टेड टू यूनिवर्सिटी नेटवर्क। अब बात समझ आई कि मैथ 3 जो वेरिएबल था, मैंने आसानी के लिए कह दिया जी एक्स, आप इसे कह लें सिर्फ समझने के लिए। एक्स जो वेरिएबल था उसकी वैल्यू क्या है? एक्स इज़ एक्चुअली अ कंप्यूटर कनेक्टेड टू यूनिवर्सिटी नेटवर्क। जब मुझे मैथ 3 की वैल्यू, एक्स की वैल्यू पता चल गई तो अब मुझे ये पता चला कि मैथ 3 इज़ एक्चुअली अ कंप्यूटर जो कि यूनिवर्सिटी नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है। तो वो हम जानते हैं कि यूनिवर्सिटी नेटवर्क के साथ कनेक्टेड हर कंप्यूटर प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है। इट मीन्स दिस स्टेटमेंट वुड बी ट्रू, ठीक है।
बट आई हैव टू पुट वैल्यू ऑफ दिस वेरिएबल। तो इसकी वैल्यू जब तक पता नहीं चलेगी मैं इस स्टेटमेंट की के बारे में बता नहीं सकता कि ये ट्रू है या फॉल्स है। लाइकवाइज CS2 इज अंडर अटैक बाय एन इंट्रूडर। नाउ अगेन CS2, व्हाट इज CS2? आई डोंट नो। ठीक है, वेयर CS2 इज अ कंप्यूटर ऑन द यूनिवर्सिटी नेटवर्क। ठीक है जी, तो CS2 इज अ कंप्यूटर। अब हमें कौन सी स्टेटमेंट के बारे में देखना है? CS2 इज अंडर अटैक बाय एन इंट्रूडर। तो देयर इज अ कंप्यूटर ऑन द यूनिवर्सिटी नेटवर्क दैट इज अंडर अटैक बाय एन इंट्रूडर। तो जब तक मैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट आ गई कि एक कंप्यूटर है यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी नेटवर्क में, देयर इज अ कंप्यूटर, एक कंप्यूटर है यूनिवर्सिटी नेटवर्क में, दैट इज अंडर अटैक बाय एन इंट्रूडर, जो कि इंट्रूडर के अटैक के अंडर है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट है और यहाँ से मुझे पता चला वो कंप्यूटर CS2 है। CS2 अगर सिंपल इस स्टेटमेंट को देखें तो CS2 के बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता कि व्हाट इज CS2, लेकिन ये सेकंड स्टेटमेंट जिसमें CS2 वेरिएबल की वैल्यू बताई गई कि व्हाट CS2 इज क्या है? ये एक कंप्यूटर है जो कि यूनिवर्सिटी नेटवर्क के साथ अटैच्ड है। ठीक है, और जब इस वैल्यू को मैं यहाँ पर पुट करूँगा, आप इसको y कह लें। ठीक है, जब y की वैल्यू को, CS2 की वैल्यू को मैं स्टेटमेंट में पुट करूँगा तब बात क्लियर होगी। अ कंप्यूटर ऑन द यूनिवर्सिटी नेटवर्क इज़ अंडर अटैक बाय इंट्रूडर। तो यही हमारी डेक्लेरेटिव सेंटेंस में बताया गया। तो वापस मैं अपनी उसी स्टेटमेंट की तरफ आता हूँ जो मैंने कहा था कि आप जहन में रखिएगा। What we conclude from above two statements is that propositions are simple declarative sentences, whereas predicates include variables also. तो predicates में variables आएंगे। ठीक है, उन variables की बेस पर हमें पता चलेगा कि ये statement, ये sentence true है या false है। जैसे यहाँ पर math3 एक variable introduce हो गया, CS2 एक variable introduce हो गया, तो predicate में variables आएंगे। अच्छा, अब जो हमने प्रोपोजिशनल लॉजिक देखी थी उसमें हमें मल्टीपल कनेक्टिव्स देखे थे जी। तो ये इसमें प्रोपोजिशनल लॉजिक जो थी उसमें ये कनेक्टिव्स कुछ यूज़ होते थे। ये निगेशन का कनेक्टिव था और ये वाला जो कनेक्टिव है ये एंड साइन था जिसे हम कंजंक्शन कहते हैं टेक्निकली, और ये दूसरा जो तीसरा साइन है ये डिसजंक्शन का था जिसको हम और भी कहते हैं। एक्सक्लूसिव और था, ये इम्प्लाइज था, इम्प्लीकेशन था जिसको हम इफ़ देन कहते हैं, और ये बाई कंडीशनल था जिसको हम डबल इम्प्लाइज भी समटाइम कहते हैं, जिसको हम इफ़ एंड ओनली इफ़ भी कहते हैं। तो कनेक्टिव्स आर यूज्ड फॉर कनेक्टिंग टू और मोर प्रोपोजिशंस इन प्रोपोजिशनल लॉजिक। इन द सेम वे क्वांटिफायर्स आर यूज्ड विद प्रेडिकेट लॉजिक। तो क्वांटिफायर्स की बात भी हम करेंगे। ठीक है, कि क्वांटिफायर्स क्या होते हैं। कनेक्टिव्स हमने प्रीवियस लेक्चर में देख लिए थे, तो क्वांटिफायर्स हम देखेंगे। To understand predicate logic, we first need to introduce the concept of predicate. Afterward, we will introduce the notion of quantifiers. तो आई थिंक सो कि आज के लेक्चर में हम predicate को देखेंगे और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वांटिफायर्स को डिस्कस करेंगे, बिकॉज अदरवाइज टाइम काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। तो प्रेडिकेट को देखते हैं कि प्रेडिकेट क्या होता है। स्टेटमेंट्स इन्वॉल्विंग वेरिएबल्स। ठीक है, अब ये बात हम प्रीवियस थोड़ी सी तो समझ चुके थे कि प्रेडिकेट्स में वेरिएबल्स आते हैं। तो प्रेडिकेट्स क्या हैं? स्टेटमेंट्स, यानी कि प्रेडिकेट्स आर द स्टेटमेंट्स विच इन्वॉल्व वेरिएबल्स, विच हैव वेरिएबल्स। ठीक है जी, तो वेरिएबल्स इसमें इंपॉर्टेंट उनका रोल होगा। फॉर एग्जांपल आप देखें x इज़ ग्रेटर देन 3, x वेरिएबल है। x इज इक्वल टू वाई प्लस 3, x और y दोनों वेरिएबल हैं। x प्लस वाई इक्वल z, ये x भी वेरिएबल, y भी वेरिएबल, z भी वेरिएबल। कंप्यूटर x इज अंडर अटैक बाय एन इंट्रूडर। अब x एक क्या है? वेरिएबल है। ठीक है जी, कंप्यूटर x इज फंक्शनिंग प्रॉपरली, x अगेन इज अ वेरिएबल। प्रीवियस स्लाइड में हमने मैथ 3 देखा था, CS2 देखा था, तो एक सिंगल लेटर भी हो सकता है वेरिएबल, हम सिंगल लेटर से भी डिनोट कर सकते हैं। कोई हमारे पास मीनिंगफुल जो कीवर्ड्स भी हो सकते हैं, जैसे मैथ 3 था, CS2 था।
These type of statements are often found in mathematics and in computer programs. तो इस तरह के statements हम आमतौर पे यूज़ करते रहे हैं प्रोग्रामिंग में, प्रोग्राम्स में और मैथमेटिक्स में. तो ये predicates हैं. These statements are neither true nor false when the values of the variables are not specified. जब तक until unless आप इनकी values बता नहीं देते उस वक्त तक आप इनको ना फॉल्स कह सकते हैं ना ट्रू कह सकते हैं. ठीक है. वी विल डिस्कस द वेज दैट प्रपोजिशंस कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम प्रेडिकेट्स. तो हम कैसे प्रेडिकेट्स में से प्रपोजिशंस बना सकते हैं. सिंपल सी बात है, अगर प्रेडिकेट में वैल्यू ऑफ वेरिएबल पुट कर दी जाए तो वो प्रपोजिशन बन जाएगी. सो दैट प्रेडिकेट से प्रपोजिशन बनेगी और फिर जो प्रपोजिशन है उससे हम बताएंगे कि ये ट्रू है या फॉल्स है. ठीक है जी. ये हमारा यानी कि थोड़ा सा स्ट्रक्चर होगा या फिर वे टू वर्क होगा. द स्टेटमेंट x इज ग्रेटर देन 3 हैज़ 2 पार्ट्स. थोड़ा सा अब हम प्रेडिकेट को टेक्निकली देख लें. अब ये जो स्टेटमेंट है, पहली बात तो ये हमें समझ आ गई कंफर्म कि ये प्रेडिकेट है. अब इसके 2 पार्ट्स हैं, इस प्रेडिकेट के 2 पार्ट्स हैं स्टेटमेंट के. x इज ग्रेटर देन 3, हमें यहाँ से पता है कि x क्या है, वेरिएबल है. ठीक है जी. 2 पार्ट्स हैं इसके. द फर्स्ट पार्ट द वेरिएबल x इज द सब्जेक्ट ऑफ द स्टेटमेंट. जो वेरिएबल है वो उसका क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ऑफ द स्टेटमेंट. द सेकेंड पार्ट द प्रेडिकेट इज ग्रेटर देन 3. जो दूसरा पार्ट है रेफर्स टू अ प्रॉपर्टी दैट द सब्जेक्ट ऑफ द स्टेटमेंट कैन हैव. ठीक है. तो दूसरा पार्ट जो सब्जेक्ट की प्रॉपर्टी, सब्जेक्ट जो प्रॉपर्टी रखता है वो यहाँ पे बता दी गई. ठीक है जी. इसको प्रेडिकेट भी कहते हैं, यानी कि ये सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट की प्रॉपर्टी यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है. तो 2 इसके प्रेडिकेट के पार्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट और एक प्रॉपर्टी ऑफ द सब्जेक्ट. तो प्रॉपर्टी ऑफ द सब्जेक्ट को प्रेडिकेट भी कहा जाता है. वी कैन डिनोट द स्टेटमेंट x इज ग्रेटर देन 3 बाय p ऑफ x, वेयर p क्या है, p डिनोट्स द प्रेडिकेट इज ग्रेटर देन 3. p क्या है जी, p उसकी उस सब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है. ठीक है. p सब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है. सब्जेक्ट क्या है, x सब्जेक्ट है और p उसकी प्रॉपर्टी है, फंक्शन है. ठीक है जी. एंड x इज द वेरिएबल. द स्टेटमेंट p ऑफ x इज आल्सो सेड टू बी वैल्यू ऑफ द प्रोपोजिशनल फंक्शन p एट x. इसको ऐसे भी कहा जा सकता है, वैल्यू ऑफ द प्रोपोजिशनल फंक्शन p एट x. ठीक है. तो इसकी x पर क्या वैल्यू होगी, इस प्रेडिकेट की x पर क्या वैल्यू होगी. वंस अ वैल्यू हैज़ बीन असाइन टू द वेरिएबल x, जब हम वैल्यू असाइन कर देंगे द स्टेटमेंट p ऑफ x बिकम्स अ प्रोपोजिशन एंड हैज़ अ ट्रुथ वैल्यू. जब हम उसको x को वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर देंगे तो जो हमारी स्टेटमेंट थी, प्रेडिकेट थी, वो प्रोपोजिशन बन जाएगी. उसके बाद उसकी ट्रुथ वैल्यू भी हम डिटरमिन कर सकते हैं, फिर उसकी एक ट्रुथ वैल्यू भी होगी. कंसीडर फॉलोइंग एग्जाम्पल्स. अब एग्जाम्पल से हमें बात क्लियर होगी, बात समझ आएगी. एग्जाम्पल 1, लेट p ऑफ x डिनोट द स्टेटमेंट x ग्रेटर देन 3. व्हाट आर द ट्रुथ वैल्यूज ऑफ p ऑफ 4 एंड p ऑफ 2. ठीक है जी. अब ये हमारे पास एक प्रेडिकेट है जिसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट x है और फंक्शन क्या है या फिर प्रेडिकेट क्या है, वो जी x इज ग्रेटर देन 3. ठीक है. तो अब हमने x की वैल्यूज, व्हाट आर द ट्रुथ वैल्यूज ऑफ p ऑफ 4, x की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है. p ऑफ 4, जब हम p ऑफ 4 फाइंड आउट करेंगे तो उस वक्त p ऑफ x की वैल्यू क्या होगी, 4. तो x की जगह पे 4 पुट कर देंगे. ठीक है. 4 इज ग्रेटर देन 3. ठीक है. जब हम वैल्यू पुट करेंगे, नाउ इट इज नो मोर प्रेडिकेट, it becomes proposition. We obtain the statement p of 4 by setting x equal 4 in the statement x greater than 3. ठीक है जी. Hence p of 4 which is the statement 4 is greater than 3 is true. तो 4 के लिए ये जो स्टेटमेंट है ट्रू होगी because 4 is greater than 3. However p of 2 which is the statement 2 is greater than 3 ये false है because 2 is actually smaller than, lesser than 3.
सो दैट दिस स्टेटमेंट दिस प्रोपोजिशन इज फॉल्स। तो ये एक हमने प्रेडिकेट को प्रोपोजिशन में चेंज किया और उसकी जो ट्रुथ वैल्यू थी वो भी हमने डिटरमिन कर ली। एग्जाम्पल 2, लेट ए ऑफ एक्स डिनोट द स्टेटमेंट कंप्यूटर एक्स इज अंडर अटैक बाय एन इंट्रूडर। सपोज दैट द computers on campus only CS2 and Math 1 are currently under attack by intruders। ठीक है, तो हम ये कहते हैं जी सिर्फ CS2 और Math 1 ये इंट्रूडर्स के अटैक में है। ठीक है, तो अगर तो ये X इन दोनों में से कुछ हुआ, इन दोनों में से क्या मुराद, मतलब CS2 हुआ या फिर Math 1 हुआ, तो फिर तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगी। ये यानी कि इसकी वैल्यू पता चलने के बाद ये प्रोपोजिशन बनेगी, फिर उसकी ट्रूअलिटी के बारे में पता चलेगा। व्हाट आर ट्रूथ वैल्यूज ऑफ ए CS1, ए CS2, ए Math 1। अब यहाँ से ही आप देख लें। ठीक है, CS1 तो यहाँ पे नहीं है इस लिस्ट में, इट मीन्स कि CS1 के लिए इसका रिजल्ट फॉल्स आएगा। CS2 लिस्ट में मौजूद है तो CS2 का रिजल्ट ट्रू होगा। Math 1 भी लिस्ट में मौजूद है, इसका रिजल्ट भी ट्रू होगा। ठीक है जी, सोल्यूशन, वी ऑब्टेन द स्टेटमेंट ए CS1 बाय सेटिंग x इक्वल CS1 इन द स्टेटमेंट कंप्यूटर x इज अंडर अटैक बाय एन इंट्रूडर। बिकॉज CS1 इज नॉट ऑन द लिस्ट ऑफ कंप्यूटर्स करंटली अंडर अटैक, वी कंक्लूड दैट ए CS1 इज फॉल्स। बिकॉज वो लिस्ट में शामिल ही नहीं है, वो वाले कंप्यूटर्स जो अंडर अटैक हैं उस लिस्ट में CS1 का नाम नहीं है। Similarly, because CS2 and Math 1 are on the list of computers under attack, we know that CS2 and A Math 1 are true। तो ये बड़ी सिंपल सी चीज़ें हैं जिसको हम देख रहे हैं, तो लॉजिकल है, इसको सिर्फ आपने इनके ऊपर कंसंट्रेट करना है, बात को समझने की कोशिश करनी है। अगर कोई कन्फ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। We can also have statements that involve more than one variable। तो ऐसी statements भी हो सकती हैं, ऐसी predicates भी हो सकते हैं जिसमें दो या दो से ज़्यादा variables आएँ। जैसे ये देखें x इक्वल वाई प्लस 3। ठीक है, अब हमें इस predicate को proposition में चेंज करने के लिए x और y दोनों की वैल्यूज़ चाहिए होंगी। ज़ाहिरी बात है y की वैल्यू अगर मिल जाती है तो हम x को निकाल सकते हैं। देखते हैं, we can denote this statement by q of x y where x and y are variables and q is the predicate। means कि x और y अब यहाँ पे सब्जेक्ट दो हो गए। ठीक है, both are subject और इसका predicate क्या है, q है। when values are assigned to the variables x and y the statement qxy has a truth value। ठीक है जी, तो अब यहाँ पर हमने देखा लेट QXY डिनोट द स्टेटमेंट x इक्वल y प्लस 3, वट आर द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ द प्रपोजिशन Q1, 2 एंड Q3, 0। ठीक है जी, तो अब यहाँ पर ये दो हमने वैल्यूज़ के लिए x और y की दो डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए, एक में x की वैल्यू 1 है, y की 2 है, दूसरे में x की वैल्यू 3 है, y की 0 है। इसके लिए हमने इस प्रेडिकेट को सॉल्व करना है। सोल्यूशन टू ऑब्टेन q ऑफ 1 2 सेट x इक्वल 1 एंड y इक्वल 2। ठीक है जी, जब x की जगह पे 1 आएगा, y की जगह पे 2 आएगा, तो इट इज़ वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। 2 + 3 = 5, 5 इज़ नॉट इक्वल टू 1। ठीक है जी, 1 = 2 + 3 विच इज़ फॉल्स बिकॉज 1 एक्चुअली इज़ लेस देन 5, नॉट इक्वल, ये इक्वल नहीं है, सो दैट इट इज़ फॉल्स। द स्टेटमेंट Q3 0 इज़ द प्रपोजिशन 3 = 0 + 3। तो पहली जो वैल्यू थी वो x की थी, तो x की जगह पे 3 पुट कर दिया। ठीक है, y की जगह पे 0 पुट कर दिया, सो इट बिकम्स 3 = 0 + 3। तो 0 + 3 भी 3 होता है। ठीक है, 3 = 3 विच इज़ ट्रू। तो ये एग्जाम्पल से हम प्रेडिकेट्स को देख रहे हैं। उसके बाद एग्जाम्पल 4 देखें, let A C N denote the statement computer C is connected to network N। अब यहाँ पर दो वेरिएबल्स आ गए C and N, और वो थोड़े से यूँ कह लें कि ये हमारे पास जो वेरिएबल की वैल्यूज़ हैं ये कोई न्यूमेरिक वैल्यूज़ नहीं है। ठीक है, तो ऐसा भी पॉसिबल होगा कि हमारे पास वेरिएबल्स होंगे, उनकी वैल्यूज़ न्यूमेरिक होंगी, फिर
कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स, ऐसे प्रेडिकेट्स भी हम देखेंगे जहाँ पे वैल्यूज़ न्यूमेरिकल नहीं है, तो वो फिर डेफिनेटली डिक्लेरेटिव सेंटेंस बन जाएंगे। जब वैल्यूज़ को पुट करेंगे फिर उससे हमें उसकी जो ट्रुथ वैल्यू है उसका आइडिया हो जाएगा। वेयर C is a variable representing a computer and N is a variable representing a network. Suppose that the computer math1 is connected to network campus 2 but not to network campus 1. ठीक है जी, math1 एक कंप्यूटर है जो कि campus 2 के साथ कनेक्टेड है जबकि campus 1 के साथ कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, What are the values of A math1 campus 1 and A math1 campus 2? अब यहाँ से हम इसको डिटरमिन कर सकते हैं, ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कंप्यूटर C इज़ कनेक्टेड टू नेटवर्क N। ठीक है, अब यहाँ से हमने चूंकि ये बात डिस्कस कर ली थी, हमने ये कह दिया था कि जो math1 है वो कनेक्टेड टू कैंपस 2 है। ठीक है, तो math1 कैंपस 1 इसका रिजल्ट तो फॉल्स आ जाएगा और math1 campus 2 इसका रिजल्ट ट्रू आएगा। ठीक है जी, बिकॉज math1 इज नॉट कनेक्टेड टू campus 1 नेटवर्क, वी सी दैट A math1 campus 1 is false. However, because math1 is connected to campus 2 actually, we see that A of math1 campus 2 is true. ठीक है जी, तो math1 जो कंप्यूटर था वो campus 2 के साथ कनेक्टेड था, सो दैट दिस प्रेडिकेट हैज़ अ ट्रू वैल्यू, जो कि वैल्यूज़ पुट करने के बाद वो प्रोपोजिशन बन गई तो इसकी वैल्यू ट्रू हो जाएगी। सिमिलरली वी कैन लेट आर एक्स वाई जी, अब यहाँ पर आप देखें कि हमारे पास सब्जेक्ट 3 हो गए। ठीक है, और प्रेडिकेट है डिनोट द स्टेटमेंट एक्स प्लस वाई इक्वल जी। व्हेन वैल्यूज आर असाइंड टू द वेरिएबल्स एक्स वाई एंड जी, दिस स्टेटमेंट हैज़ अ ट्रुथ वैल्यू। What are truth values of the proposition 1 2 3 0 0 1? तो proposition देख लें क्या है, R of 1 2 3 is obtained by setting x equal 1, y equal 2 and z equal 3 in the statement R x y z। ठीक है जी, तो स्टेटमेंट ये हमारे पास क्या थी, ये प्रीवियस लिखी हुई थी, क्या थी ये, x प्लस वाई इक्वल जी। जी, तो जब हम x प्लस वाई इक्वल जी में ये पुट करेंगे वैल्यूज़ x प्लस वाई इक्वल जी, तो इसका रिज़ल्ट हम डिटरमिन कर लेंगे। तो 1 2 3 के लिए 1 प्लस 2 इक्वल 3, ये तो ट्रू हो गई। और जब मैं 0 0 1 करूँगा तो 0 0 इक्वल 0, 0 प्लस 0 इक्वल 0, विच इज़ नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, सो द सेकेंड स्टेटमेंट, ट्रुथ वैल्यू ऑफ सेकेंड स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। In general, a statement involving the n variables x1, x2, xn can be denoted by p of x1, x2 up to xn. A statement of the form p of x1, x2, so on xn is the value of the propositional function p at the n tuple x1, x2 to xn, and p is also called n place predicate on a n array predicate. तो ये इसमें क्या है जी, हमारे पास ये किसी भी प्रेडिकेट में 1 2 3 या ज़्यादा वेरिएबल्स हो सकते हैं। जितने वेरिएबल्स होंगे उसको हम n प्लेस प्रेडिकेट या n अरे प्रेडिकेट कहेंगे। ठीक है जी, अगर सिंगल वेरिएबल है तो उसको हम यूनरी कहते हैं, अगर 2 हैं तो बाइनरी कहते हैं, 3 को टर्नरी, इसी तरह से आगे ये चलता रहता है। प्रोपोजिशनल फंक्शंस अकर इन कंप्यूटर प्रोग्राम्स। ठीक है, तो ये प्रोपोजिशनल आती हैं, फंक्शंस आते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम्स में। कंसीडर द स्टेटमेंट इफ़ x इज़ ग्रेटर दैन 0 देन x इक्वल x प्लस 1। हम प्रोग्रामिंग में ये कॉमन सी बात है, हम इफ़ कंडीशंस लिखते हैं। डेफिनेटली आपने कोई ना कोई प्रोग्रामिंग का कोर्स अभी तक ले लिया होगा। हम कहते हैं जी इफ़ x इज़, ये चूँकि सूडो कोड सा लिख दिया है तो मैं आपको थोड़ा स्पेसिफिक लिख देता हूँ। इफ़ x इज़ ग्रेटर दैन 0 तो हम कहते हैं फिर क्या करो, फिर कर दो x इक्वल, या सिंपल x प्लस प्लस कर देते हैं। उसने x इक्वल x प्लस 1 लिखा तो हमें पता है कि प्लस प्लस क्या करता है, प्लस प्लस भी वही काम कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह की हमारे पास प्रेडिकेट्स या स्टेटमेंट्स आती रहती हैं प्रोग्रामिंग में। इफ़ p of x is true for this value of x, the assignment statement x equal x plus 1 is executed.
अगर तो ये जो हमारे पास स्टेटमेंट है, प्रेडिकेट है, इसका रिजल्ट ट्रू आएगा तो उस सूरत में, सिर्फ उस सूरत में, ट्रू आने की सूरत में ये जो स्टेटमेंट है x प्लस प्लस, या फिर जो स्लाइड्स में मेंशन है x इक्वल x प्लस वन, दोनों का मीनिंग सेम है। तो इस प्रेडिकेट, इस ये जो मेरे पास स्टेटमेंट है, इसके ट्रू होने पर इस स्टेटमेंट का इन्हिसार है। अगर तो इसका रिजल्ट ट्रू होगा तो फिर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, बट इफ़ द रिजल्ट ऑफ दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स देन ये स्टेटमेंट, इसको हम नॉर्मली प्रोग्रामिंग में कंडीशन कहते हैं, ठीक है। अगर इस कंडीशन का रिजल्ट फॉल्स होगा तो फिर ये हमारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। इफ़ p of x is true for this value of x, the assignment statement is executed so the value of x is increased by 1, ठीक है। If p of x is false for this value of x, the assignment statement is not executed, the value of x is not changed, तो फिर ये वैल्यू ऑफ एक्स चेंज नहीं होगी बिकॉज वो इस सारे ब्लॉक को छोड़ जाएगा। इफ़ द वैल्यू ऑफ दिस कंडीशनल स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, तो फिर वो इसको लीव कर जाएगा, स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा ही नहीं, तो फिर इट मीन्स के वैल्यू इंक्रीज होगी भी नहीं। प्री कंडीशन एंड पोस्ट कंडीशन। अब हमने आमतौर पे प्रोग्रामिंग टेस्टिंग में, प्रोग्राम टेस्टिंग में ये प्री कंडीशन पोस्ट कंडीशन आती हैं, लेकिन स्टेटमेंट्स की टेस्टिंग में भी हम इसको कंसिडर कर लेते हैं, करते हैं। प्रेडिकेट्स आर आल्सो यूज्ड टू एस्टैब्लिश द करेक्टनेस ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स, दैट इज टू शो दैट कंप्यूटर प्रोग्राम्स ऑलवेज प्रोड्यूस द डिजायर्ड आउटपुट when given valid input. Note that any sort of testing can't show that it produces the desired output for all input values unless every input value is tested. अगर आप गलत वैल्यू देंगे तो डेफिनेटली उसका आंसर सही नहीं आएगा, ठीक है जी। तो हमें उसको टेस्ट करना पड़ेगा, और उसकी जो यहाँ से ही प्रोग्रामिंग में एक्सेप्शनल हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट भी आता है। जो हमारे पास एक्सेप्शनल वैल्यूज़ हैं, ऐसी वैल्यूज़ जो कि किसी स्पेसिफिक फंक्शन के लिए वो डेंजरस होती हैं या फिर उनका रिज़ल्ट सही नहीं आता, तो वहाँ पर हमें एक्सेप्शन हैंडलिंग करनी पड़ जाती है। सिंपल सी बात है कि हमने सारी इनपुट वैल्यूज़ को टेस्ट करना है। अगर इनपुट वैल्यूज़ हमारी अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट आएंगी तब भी हमारी आउटपुट सही आएगी। सिंपल सी बात है। अगर मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल देता हूं कि अगर आपके पास एटीएम कार्ड है, जब तक आप उसको एटीएम कार्ड को जो आपके पास कार्ड है उसको जब तक आप मशीन में इंसर्ट नहीं करेंगे और वैलिड आप पिन कोड एंटर नहीं करेंगे, तब तक आप कोई ट्रांजैक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते। तो वैलिड इनपुट क्या है, वो उसकी वैलिड जो पिन है वो क्या है, वो उसकी इनपुट है। तो आपकी जो इनपुट है वो टेस्टेड होनी चाहिए। तो प्री कंडीशन क्या होती है? प्री कंडीशन होती है टेस्टिंग ऑफ इनपुट्स, पोस्ट कंडीशन टेस्टिंग ऑफ या एनालिसिस ऑफ आउटपुट्स, ठीक है। इन जनरल वर्ड्स यू कैन से प्री कंडीशन इज एनालिसिस ऑफ इनपुट वैल्यूज, ठीक है, एंड पोस्ट कंडीशन एनालिसिस ऑफ आउटपुट वैल्यूज, ठीक है जी। तो समटाइम क्या होता है जी, डॉक्टर पेशेंट को कोई सुजेस्ट करता है कोई ट्रीटमेंट मेडिकेशन, ठीक है। तो पेशेंट आता है, विजिट करता है, रिविजिट करता है, डॉक्टर को कहता है डॉक्टर साहब आपने जो कहा था मैंने वैसा ही किया, लेकिन जो पोस्ट कंडीशन थी, जो आपने जो कहा था, जो आपने प्रपोज किया था कि जी आप ऐसे करोगे तो ऐसे हो जाएगा, वैसा हुआ नहीं। तो फिर डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर प्री कंडीशंस को एनालिसिस करता है। कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई डेफिशिएंसी नज़र आ जाती है कि जी आपने ये मेडिसिन उसकी जो क्वांटिटी थी, जो उसकी पोटेंसी थी, वो आपने सही नहीं ली, कम पोटेंसी वाली मेडिसिन ले ली, या फिर आपने टाइम से नहीं ली। तो प्री कंडीशन एंड पोस्ट कंडीशन, द स्टेटमेंट्स दैट डिस्क्राइब वैलिड इनपुट आर नोन एज प्री कंडीशंस एंड द कंडीशंस दैट द आउटपुट शुड सेटिस्फाई व्हेन द प्रोग्राम हैज़ रन आर नोन एज पोस्ट कंडीशन, ठीक है जी। तो प्री कंडीशन इनपुट की वो टेस्टिंग है, इनपुट की एनालिसिस है, इनपुट वैल्यूज़ का एनालिसिस है, और जो पोस्ट कंडीशन वो आउटपुट वैल्यूज़ का एनालिसिस है। एज द फॉलोइंग एग्जाम्पल इलस्ट्रेट, वी यूज प्रेडिकेट्स टू डिस्क्राइब बोथ प्री कंडीशन एंड पोस्ट कंडीशंस। कंसिडर द फॉलोइंग प्रोग्राम डिजाइन टू इंटरचेंज द वैल्यूज ऑफ टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। इंटरचेंज को हम नॉर्मली प्रोग्रामिंग में स्वैपिंग भी कहते हैं, ठीक है।
स्वैपिंग। तो स्वैपिंग के लिए क्या है कि ये प्रोग्राम लिखा गया है और उसकी प्री कंडीशन पोस्ट कंडीशन की हम बात करेंगे। अच्छा, ये प्रोग्राम लिखा टेम्प इक्वल एक्स। अब हमें यहाँ पे थोड़ा सा, चूँकि हम प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं, अब इसकी इक्वालिटी को चेक नहीं किया जा रहा। प्रोग्रामिंग में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सिंगल इक्वल क्या करता है, ये राइट साइड की वैल्यू को लेफ्ट साइड के वेरिएबल में असाइन करवाता है, जबकि मैथ में ये सिंगल इक्वल ऑपरेटर कंपैरिजन ऑपरेटर होता है, उनकी इक्वालिटी को चेक करता है। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इक्वालिटी चेक करने के लिए हम डबल इक्वल ऑपरेटर यूज करते हैं। सो हेयर सिंगल इक्वल ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर असाइनमेंट ऑपरेटर। ये एक्स की वैल्यू एक टेम्प में रख रहा है, टेम्प वेरिएबल में, ठीक है। चूंकि हमने एक्स और वाई को स्वैप करवाना है, अब एक्स की वैल्यू क्या हो गई, सेव हो गई, कहाँ पे, टेम्प में। अब हम एक्स को किसी और पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, और वाई की वैल्यू एक्स में सेव करवा दी जी। तो एक्स की वैल्यू टेम्प में चलेगी, टेम्प में ही एक्स की वैल्यू सेव है, और वाई की वैल्यू एक्स में आ गई, ठीक है। तो स्वैपिंग का आधा काम तो हो गया कि वाई की वैल्यू एक्स में चली गई, ठीक है। अब वाई में एक्स की वैल्यू भेजनी है, तो चूंकि हमने एक्स की वैल्यू टेम्प में सेव करवा ली थी, तो टेम्प की वैल्यू वाई में, ठीक है। तो ये एक प्रोग्राम है जिसको हमने इसकी जी, तो टेम्प की वैल्यू अब वाई में चली गई, तो स्वैपिंग हो गई। चलें, तो अब ये प्रोग्राम था, तो इसकी पोस्ट कंडीशन और प्री कंडीशन हमें एनालिसिस का करना है। फाइंड प्रेडिकेट्स दैट वी कैन यूज एज द प्री कंडीशन एंड द पोस्ट कंडीशन टू वेरीफाई द करेक्टनेस ऑफ दिस प्रोग्राम, then explain how to use them to verify that for all valid input the program does what is intended। जी, तो अब हमने इसकी पोस्ट कंडीशन प्री कंडीशन डिफाइन करनी है, किस तरह से हम ये इनकी इनपुट वैल्यूज़ और आउटपुट वैल्यूज़ को एनालाइज करेंगे, वो हमने उसकी प्रेडिकेट्स उसके लिए लिखने हैं। सोल्यूशन फॉर द प्री कंडीशन वी नीड टू एक्सप्रेस दैट एक्स एंड वाई हैव पर्टिकुलर वैल्यूज़ बिफोर वी रन द प्रोग्राम। तो जो प्री कंडीशन है, हमें उसके लिए एक्स और वाई की जो वैल्यूज़ हैं वो डिटरमिन करनी पड़ेंगी कि उनकी वैल्यू चलने से, प्रोग्राम चलने से पहले क्या थी। सो फॉर दिस प्री कंडीशन वी कैन यूज़ द प्रेडिकेट पी ऑफ एक्स वाई वेयर एक्स इक्वल ए एंड वाई इक्वल बी। तो ये ए एंड बी कोई न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं, यहाँ पर ए और बी किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए और बी आर एक्चुअली numeric values, whereas x and y are variables, where a and b are the values of x and y. To verify that the program swaps the values of x and y for post condition, we can use q of x y where x equal b and y equal a। तो प्री कंडीशन में क्या था, x equal a था, x equal a था और y equal b था, और पोस्ट कंडीशन में क्या होगा, x equal b हो जाएगा, ठीक है, और y equal a हो जाएगा। अगर तो ऐसा हो जाता है तो इट मीन्स के हमारी जो प्री कंडीशन है और पोस्ट कंडीशन है वो जस्टिफाई हो गई हैं, वो ट्रूली वो ये एक्सप्रेस करेंगे कि हमारा जो प्रोग्राम है वो सही चल गया है और स्वैपिंग हो गई है, ठीक है। अच्छा, अब ये हम देखते हैं प्री कंडीशन x इक्वल 3 एंड y इक्वल 5। तो प्रोग्राम ये पहले भी हमने देख लिया, तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो प्री कंडीशन हमने ये कहा था कि प्री कंडीशन और पोस्ट कंडीशन अगर हमारी वो सही हो जाती हैं तो इट मीन्स के प्रोग्राम सही है। तो पोस्ट कंडीशन हमारी ये थी कि जो x में वैल्यू है वो y में चली जाए और जो y में है वो x में चली जाए। तो प्री कंडीशन ये लिखी है, प्रोग्राम को हम देखते हैं और उसके बाद हम डिटरमिन करेंगे कि हमारा प्रोग्राम सही है या गलत। तो पहली स्टेटमेंट टेम्प इक्वल एक्स, मतलब कि x की वैल्यू टेम्प में असाइन हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो वैल्यूज़ का चेंज आ रहा है वो मैंने साथ राइट साइड पे, राइट टेबल के राइट साइड पे मैंने वो रिप्रेजेंट कर दिया, और जहाँ पर चेंज आ रहा है सिर्फ उस मैंने टिपिकल वैल्यू को, उस वेरिएबल को मैंने रेड कलर दे दिया। तो x में तो 3 था, कोई चेंजिंग नहीं आई, y में 5 था, कोई चेंजिंग नहीं आई, टेम्प में 3 चला गया, ठीक है। चूंकि मैंने x की वैल्यू को टेम्प में असाइन करवा दिया, x की वैल्यू 3 थी और उसको मैंने टेम्प में असाइन करवाया, टेम्प में भी 3 चला गया। अगली स्टेटमेंट क्या है, x इक्वल वाई, ठीक है।
तो y की वैल्यू x में असाइन हो रही है, तो ये y की वैल्यू क्या है 5, ठीक है। तो x में फ़िलहाल 3 पड़ा हुआ था, लेकिन इस स्टेटमेंट चलने के बाद टेम्प में 3 था, वैसे का वैसे x में 5 हो गया, इससे पहले x में 3 था, x में 5 आ गया और y में भी फ़िलहाल 5 है। अब मैंने टेम्प की वैल्यू y में स्टोर करवा दी, असाइन करवा दी, ठीक है। और हमने टेम्प में, आपको याद है कि x की वैल्यू शुरू से रखवाई हुई है, तो अब क्या चेंज आएगा, टेम्प में 3, x में 5 और y में 3। तो यहाँ पर ये हमारी पोस्ट कंडीशन भी वो ट्रूली यहाँ पे यानी कि एग्जिस्ट कर रही है कि x में 5 आ गया और y में 3 आ गया, यानी कि वैल्यूज स्वैप हो गई। अब एज अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि x और y दो वेरिएबल्स हैं जिनकी वैल्यू हम स्वैप करवाना चाहते हैं। तो हमने अपने इस प्रोग्राम में एक तीसरा वेरिएबल यूज़ किया टेम्प, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि क्या हम इस टेम्प के बगैर इन दो वेरिएबल्स x और y की वैल्यूज़ को स्वैप करवा सकते हैं या नहीं, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो ये है कि स्वैप करवा सकते हैं या नहीं। अगर करवा सकते हैं, इफ़ द आंसर इज़ यस, ठीक है, तो फिर अगला क्वेश्चन ये है कि कैसे उसका प्रोग्राम। तो ये आपके लिए छोटी सी एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसको ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिएगा। तो आई थिंक इट इज़ इनफ फॉर टुडे। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके, टेक योर बेस्ट केयर, अल्लाह हाफिज़।